भगत सिंह सावरकर से प्रेरणा क्या लेंगे? काश 1937 के बाद ही सही सावरकर ने भगत सिंह से प्रेरणा ले ली हो। भगत सिंह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने की बात कर रहे थे। वहीं अगर आप सावरकर का हिंदुत्व पढ़ेंगे तो वो धर्म आधारित राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। अपना मुकदमा समझदारी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक रूप से वहां उपस्थित करूं, यह बात भी आपकी जानकारी में है कि मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि समस्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी दशा में अदालत की अवहेलना एवं उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो कठोर से कठोर दंड दिया जाए वह उन्हें हंसते हंसते सहन करना चाहिए। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इतिहास, मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ा बेरहम मरहला है और बहुत मजेदार मरहला है। यानी इतिहास से कुछ छुपाना भी बहुत मुश्किल काम है और इतिहास में जब आप घुसते हैं, उस जमाने के तथ्य खंगालते हैं तो मजा भी बहुत आता है। आज मैं बात कर रहा हूं, एक नई फिल्म आ रही है सावरकर पर और रणदीप हुड्डा जी इसमें सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। 28 तारीख को यानी 28 मई, जिस दिन हमारी नई संसद का अनावरण भी हुआ, सेंगोल प्रकरण हुआ। सेंगोल पे मैंने एक मजेदार वीडियो बनाया, शायद आप लोगों ने देखा हो। और उसी दिन सावरकर की जयंती भी थी। तो अब सावरकर पे फिल्म बन रही है तो सावरकर जयंती पर उसकी घोषणा तो होनी ही थी। उन्हें हक है, उन्होंने घोषणा की, स्वागत है। हर विषय पे फिल्म बननी चाहिए, हर तरीके से फिल्म बननी चाहिए। लेकिन उस फिल्म के प्रोमो में लिखा हुआ था कि सावरकर, जिनसे भगत सिंह ने प्रेरणा ली, सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरणा ली और भी कई नाम लिखे हुए थे, जिन्होंने खुदीराम बोस का नाम लिखा हुआ था, जो फिल्म के हिसाब से सावरकर से प्रेरणा ले रहे थे। यानी सावरकर इन सब के प्रेरक थे। अच्छी बात है, जब फिल्म आएगी तो देखेंगे किस तरह से दिखाया गया फिल्म के बारे में। तो तभी कुछ कहा जा सकता है जब फिल्म आ जाए। लेकिन ये भगत सिंह की प्रेरणा वाली बात सुनकर मजा आया। मैंने कहा ना, इतिहास बहुत मजेदार मरहला है। मजा मुझे इसलिए आया क्योंकि सावरकर पर एक किताब मैं लिख चुका हूं, तो जम के रिसर्च किया है। सावरकर पे 10 खंड में उनका कंप्लीट वर्क्स है, वो भी खंगाला है। सावरकर के बारे में 50 किताबें पढ़ गया। ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल था वो पढ़ गया। इसके अलावा रिकॉर्ड्स में, गोपनीय रिकॉर्ड्स में जो फाइलें अब ओपन हो गई हैं वो खंगाली थी, तो वहां से भी बहुत कुछ मिला था। तो सावरकर पर रिसर्च मैंने किया ही था। और आजकल चूंकि भगत सिंह पे काम कर रहा हूं, भगत सिंह पर एक किताब लिख रहा हूं, तो भगत सिंह पर भी रिसर्च कर रहा हूं। नेचुरली भगत सिंह को लेकर भी जितनी किताबें उपलब्ध हो सकती हैं सारी किताबें मैंने ले ली हैं। मेरे पास पहले से भी भगत सिंह को मैं लगातार पढ़ रहा था, तो थी ही किताबें, और तमाम सारे गोपनीय दस्तावेज और बाकी सारी चीजें भी खंगाल रहा हूं। असल में सावरकर की तारीफ करती हुई 2 खंडों में जो किताब विक्रम संपत साहब ने लिखी है, उसमें भी ये दावा किया गया है कि सावरकर से भगत सिंह बड़े प्रभावित थे। दावे का जो आधार है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी सारी बातों पर बात करेंगे। दरअसल भगत सिंह जब जेल में थे, लाहौर की जेल में थे, और उन्हें मालूम था कि फांसी होनी है, यानी कि असेंबली बम कांड के बाद जब वो गिरफ्तार करके जेल में रखे गए, मुकदमा चला, ट्रिब्यूनल में चला, सारा कुछ हुआ, उस दौरान उन्होंने एक डायरी में अपनी सारी चीजें नोट की थी। मतलब जो कुछ वो पढ़ रहे थे उससे वो नोट्स लेते थे। वो डायरी ऐसी नहीं है कि मैंने सुबह ये खाया, शाम को चाय पी, दोपहर में ये हुआ, ये सारा कुछ उसमें नहीं है। उस पूरे वक्त का उपयोग भगत सिंह ने पढ़ाई के लिए किया। आप जानते हैं कि भगत सिंह नेशनल कॉलेज से पढ़े थे। बहुत कम लोग शायद अब ये बात याद रखते हों कि नेशनल कॉलेज जो था, वो कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया और ये अपील की छात्रों से कि अपना अपना कॉलेज छोड़ दें, तो छात्र कॉलेज से बाहर तो आ गए, लेकिन अब समस्या ये थी कि शिक्षा कहां से लें। तो कांग्रेस ने पूरे देश में विद्यापीठ खोले। काशी विद्यापीठ का आपने नाम सुना होगा, गुजरात विद्यापीठ का, इस तरह के बहुत सारे विद्यापीठ का मतलब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब में भी पंजाब विद्यापीठ खोला गया और लाला लाजपत राय, जो उस समय एक तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स चला रहे थे, उनसे कहा गया कि वहां पर वो शिक्षा का काम संभालें। तो उन्होंने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का नाम बदलकर, या बल्कि उसको मर्ज कर दिया नेशनल कॉलेज में, और छबील दास साहब इसके प्रिंसिपल थे। तो वहां पर ये कॉलेज शुरू हुआ और उसी समय लाला लाजपत राय ने अपनी जो लाइब्रेरी थी, जिसमें 25,000 रुपए के मूल्य की किताबें थी दुनिया भर की, वो कॉलेज को दान कर दी और उसका नाम एक पुराने आर्य समाजी नेता द्वारिका दास जी के नाम पे रखा। और द्वारका दास लाइब्रेरी आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा। 1926 में ये कॉलेज बंद हो गया,
लेकिन यही वो कॉलेज था जिससे भगत सिंह की पढ़ाई हुई थी, भगवती चरण वोरा की पढ़ाई हुई थी, यशपाल की पढ़ाई हुई थी, रामचंद्र कपूर की पढ़ाई हुई थी। यानी पंजाब में जो नया क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ वो लगभग इसी कॉलेज से शुरू हुआ था। इसी कॉलेज में सबसे पहले नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924-25 में हुई। और इस कॉलेज की सबसे बड़ी खूबी थी कि उस जमाने में जो सरकारी कॉलेज थे वहां तो सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए पढ़ाई होती थी, लेकिन यहां पर लाला लाजपत राय ने इतिहास और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था की थी। और जो उनकी लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें थी। उसी लाइब्रेरी में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, अराजकतावादी, वेला, उनकी किताब मिली थी भगत सिंह को। वेला ने भी अपने जमाने में फ्रांस की संसद में विस्फोट किया था और उनको गिरफ्तार किया गया था, फांसी दिया गया था। उसी तर्ज पे भगत सिंह ने यहां संसद में विस्फोट किया था और उसके बाद उनको फांसी मिली थी। यहां तक कि अदालत में जो उन्होंने शब्द कहे थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं कि बहरों को सुनाने के लिए कभी कभी बहुत जोर के धमाके की जरूरत पड़ती है, वो भी वेला के ही शब्द थे जो उन्होंने वहां पर दोहराए थे। आप कहेंगे मैं क्या बता रहा था और कहां चला गया। मैंने कहा इतिहास बड़ा मजेदार मरहला है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतिहास में घुसें और थोड़ा दाएं बाएं भटके नहीं। तो मैं ये बता रहा था बेसिकली आपको कि नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह को इतनी किताबें मिली थी कि पढ़ने का लगभग उनको नशा हो गया था। लगातार पढ़ते रहते थे। आप भगत सिंह के दोस्तों का संस्मरण पढ़ें तो आप पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया था। जहां बम बनाने के कारखाने खुले थे वहां भी उन्होंने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की थी। और चंद्रशेखर आजाद जो खुद अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे वो दूसरों से पढ़वाकर सुनते थे। तो ये क्रम उन्होंने जेल में भी जारी रखा। वो जेल में किताबें मंगवाते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ये डायरी जब्त थी। नेचुरली उनको फांसी हुई तो ये डायरी जब्त कर ली गई। और लेट 80s में एक रशियन इतिहासकार जो भगत सिंह पर रिसर्च कर रहे थे उनको ये डायरी मिली। उसके बाद ये डायरी पब्लिश हुई। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में ये डायरी है और इस डायरी पर अंग्रेजी में जो पहला शानदार काम किया वो काम किया था प्रोफेसर एस इरफान हबीब ने। बाद में वो डायरी अलग अलग जगहों से छपी। कई सारे संस्करण हैं, मराठी में छपी है, मराठी वाला संस्करण भी मेरे पास है। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दो संस्करण। एक जो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत पतला सा है, रूपा से छपा था भगत सिंह की जेल डायरी। और दूसरा जिन्होंने भगत सिंह पर बहुत काम किया है पंजाब में, बहुत सारी उस दौर की किताबें जो अनुपलब्ध थी, जैसे रामचंद्र की किताब हिस्ट्री ऑफ नौजवान भारत सभा, रॉलेट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो सारा कुछ उन्होंने दोबारा से पब्लिश किया है। उन्होंने एक अच्छी खासी मोटी किताब पब्लिश की है जिसमें जेल डायरी के साथ साथ जेल डायरी पर एक लंबा कमेंट, एक लंबी भूमिका भी है। उनका नाम है मालविंदर जीत सिंह वाराइच जी। इस किताब को उन्होंने नाम दिया है भगत सिंह जेल नोटबुक, इट्स कंटेक्स्ट एंड रेलिवेंस, कंप्लीट नोटबुक विद एडिशनल नोट्स। इसी में एक पन्ने पर सावरकर साहब का नाम आया है जिसको लेकर संपत साहब और उसके बाद पूरा राइट विंग ये शोर करता है कि भगत सिंह, वीर सावरकर, जिनको वो लोग वीर कहते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने खुद को ही सबसे पहले वीर कहा था, लेकिन चलिए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। विनायक दामोदर सावरकर से भगत सिंह प्रेरणा लेते थे इसको साबित करने के लिए इस डायरी का उपयोग किया। अब ये डायरी है क्या? इस डायरी को आप खोलेंगे, आप राइट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भगत सिंह की अपनी हस्तलिपि में उन्होंने जो तमाम किताबें पढ़ रहे थे उनसे नोट्स लिए हैं। और अगर डायरी से ही प्रभाव देखना हो तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा नोट्स जो मिलते हैं वो कार्ल मार्क्स से मिलते हैं, लेनिन से मिलते हैं। इसका पहला ही जो पन्ना है उसमें मार्क्स के जो साथी थे फ्रेडरिक एंगल्स, उनकी किताब का कोट लिया गया है। तो अगर डायरी से ही तय होता है फिर तो तय होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस डायरी में है क्या सावरकर के बारे में वो मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 103 पर उन्होंने सावरकर की किताब हिंदू पद पातशाही से दो कोट्स लिए हैं। पहला कोट कहता है, बट व्हाट अनरेजिस्टिंग मार्टिडम फेल्स टू डू, righteous and resisting force does and renders tyranny impotent to do further harm. दूसरा लिया हुआ है, rather get killed than converted,
was the cry prevalent amongst the Hindu then, but Ramdas rose and claimed, not thus, better get killed than converted, is good enough, but it would be better so to strive as neither to get killed nor violently converted, by killing the forces of violence itself. Get killed if that must be, but get killed while killing to conquer is the cause of righteousness. यानी दो कोट लिए हुए हैं इन्होंने जो हिंसक क्रांति को लेकर उन्हें महत्वपूर्ण लगे होंगे। इस डायरी को अगर आप देखेंगे तो इस डायरी में शेर व शायरी भी बहुत है। गालिब के 20 शेर उन्होंने कोट किए हैं, कुछ मोहब्बत के शेर हैं, कुछ दूसरे शेर हैं। कोई 404 पन्नों की ये डायरी है जिसमें कई पन्ने बीच बीच में खाली छोड़ दिए गए हैं। बाकी सारे पन्नों पर लगातार आप देखते हैं भगत सिंह कोट्स लिखते हैं। अब ये कोट्स किनके हैं ये मैं आपको बताता हूं। बस मैं अगर आपको नाम पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह उस समय किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे। अल्फ्रेड बार्टन का कोट है, बेंजामिन बार का कोट है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, उसके बाद जॉर्ज बर्टन आर्थर विलियम रसेल हैं, रसेल के कोट्स हैं, चार्ल्स डिकेंस के कोट हैं, दोस्तोयेव्स्की जो रशियन राइटर थे उनके कोट्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स के कोट्स हैं। आप देखते जाइए, जैक लंडन के हैं, रूसो के कोट हैं, लाला लाजपत राय हैं, कार्ल मार्क्स के हैं, लेनिन का मैंने आपको बताया, ट्रॉट्स्की के नोट्स हैं। इवन अगर नोट्स के आधार पर ही आपको प्रभावित होना है तो माइकल ओ ड्वायर जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर था, जिसने बाद में एक किताब लिखी इंडिया एज आई न्यू इट, उसका भी कोट दिया हुआ है। तो अगर सिर्फ कोट लिखने के आधार पर आपको यह कहना है कि भगत सिंह सावरकर से प्रभावित थे, तो फिर तो आपको कहना पड़ेगा कि जालियांवाला बाग कराने वाले माइकल ओ ड्वायर से भी भगत सिंह प्रभावित थे। खैर, ये तो हुई एक बात कि ये कोट्स जो हैं इनसे कुछ तय नहीं होता, इनसे सिर्फ ये तय होता है कि भगत सिंह बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे जिसमें हिंदू पद पातशाही भी पढ़ रहे थे। अब पार्ट 2, क्या भगत सिंह सावरकर से प्रभावित थे? भगत सिंह उस सावरकर से प्रभावित थे जिस सावरकर की आज बात ही नहीं होती है। सावरकर पे मैंने किताब लिखा तो मैंने इस बात को कहा कि सावरकर दो हैं, एक नहीं है। एक सावरकर हैं 1909 और 10 के पहले के सावरकर जो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, जिन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहते हुए 1857 की 50वीं वर्षगांठ न केवल मनाई थी बल्कि एक शानदार किताब लिखी थी 1857 के विद्रोह पे। भगत सिंह 1909 के पहले वाले सावरकर को जानते थे क्योंकि उसके बाद तो सावरकर जेल चले गए थे और लंबे समय तक जेल में रहे थे, वहां से साथ साथ माफिया लिखी थी। भगत सिंह को यह नहीं पता था कि सावरकर ने माफिया लिखी थी। भगत सिंह को यह भी नहीं पता था कि जेल में क्या समझौता हुआ है और यह भी नहीं पता था कि 1857 में जो सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता को सेलिब्रेट कर रहे थे, बहादुर शाह जफर और अजीमुल्लाह जैसे लोगों को नायक बता रहे थे, वो जेल से निकलने के बाद हिंदुत्व जैसी चीजें कर रहे थे और जेल में रहते हुए माफी मांगते हुए अंग्रेजों से कह चुके थे कि अब मैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। भगत सिंह ये नहीं जानते थे, जान ही नहीं सकते थे क्योंकि तब तक वो चीजें बाहर नहीं आई थी। भगत सिंह जिस सावरकर को जानते थे वो सावरकर क्या कह रहे थे वो आपको मैं उनकी 1857 वाली किताब से एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ के बताता हूं। ये टुकड़ा सुनिए। 1857 में दिल्ली पे जो सीज हुई थी उसके 5 दिनों पे सावरकर का कमेंट पढ़िए। ये 5 दिन हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा चिर स्मरणीय रहे क्योंकि मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से प्रारंभ हुआ हिंदू और मुसलमान का प्रचंड युद्ध समाप्त हो जाने की घोषणा इन 5 दिनों में हुई और हिंदू और मुसलमान के बीच का परायापन तथा विजेता भाव नाम शेष होकर उनमें आपसी बंधुत्व भाव इन्हीं दिनों में प्रकट हुआ।
मुसलमानों की परतंत्रता से श्री शिवराज प्रताप सिंह छत्रसाल, प्रतापादित्य, गुरु गोविंद सिंह तथा महादजी शिंदे द्वारा मुक्त हुई भारत माता ने इसके बाद तुम सब समान और सहोदर हो, मैं तुम दोनों यानी कि हिंदू और मुसलमानों, मैं तुम दोनों की मां हूं, इस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। हिंदुस्तान अपना देश है और हम सब सगे भाई हैं, ऐसी गर्जना करते हिंदू मुसलमानों ने सम समानता से और एक मत से दिल्ली के तख्त पर स्वराज्य का उभय स्वीकृत झंडा तभी खड़ा किया। ऐसे ये 5 दिन इतिहास में चिर स्मरणीय रहेंगे। यानी सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता को सेलिब्रेट कर रहे थे 1857 में। इसीलिए 1857 पर आप देखते हैं वो जो किताब है, बहुत सारी चीजें आती हैं उस किताब का। आप जानते हैं कि जो अंत है वो बहादुर शाह जफर के शेर से किया गया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अजीमुल्ला खान की तारीफें की गईं और उन हिंदू राजाओं का जबरदस्त अपमान किया गया जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया का भी इसी क्रम में अपमान किया गया। यानी वो किताब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम मिल के ही हरा सकते हैं। ये सावरकर थे जिनसे भगत सिंह क्या हम भी प्रेरणा लेंगे, जिनसे हर भारतीय को प्रेरणा लेनी चाहिए। वो 1909 के पहले के सावरकर थे। 1909 के बाद के जो सावरकर हैं, मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से दिया है और उनके अपने लिखे 10 खंड अगर आप पढ़ लेंगे तो 1909 के बाद के जो सावरकर हैं वो 1909 के ठीक पहले के सावरकर से एकदम अलग हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं। वो अंग्रेजों को दुश्मन नहीं बताते हैं, कांग्रेस को दुश्मन बताते हैं, मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो 1937 में जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद के उनके सारे जो अध्यक्षीय भाषण हैं वो सारे आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भाजपा की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। जरा पढ़ के आप देख लीजिए, समझ जाएंगे कि 1909 और 1937 के सावरकर में कितना फर्क आ चुका था। तो भगत सिंह चूंकि सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, तो 1909 के जो पहले के सावरकर हैं अगर उनसे प्रेरणा भी लेते हैं तो क्या समस्या है। और इस बात को साबित करने के लिए बहुत कुछ गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जो सावरकर और उनके आज के चाहने वाले हैं वो जिस तरह से मुसलमानों के लिए नफरत फैलाते हैं वो पढ़ लीजिए, और दूसरी तरफ भगत सिंह का सांप्रदायिकता पर लिखा हुआ कोई भी लेख पढ़ लीजिए। एक किस्सा तो मैं बता ही दूं आपको, उसके बाद लेख पर आता हूं कि भगत सिंह ने जब नौजवान भारत सभा बनाई तो रामचंद्र जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा है हिस्ट्री ऑफ नौजवान भारत सभा, उसमें वो बताते हैं कि नौजवान भारत सभा के सिद्धांतों में सबसे जरूरी सिद्धांत था हिंदू मुस्लिम एकता का। और इस एकता को स्थापित करने के लिए जो लाहौर में हुआ वो तो शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि हलाल और झटका मीट एक साथ पकाया गया और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में बांटा गया। सांप्रदायिकता को लेकर भगत सिंह क्या सोचते थे, क्या समझते थे, इस बात को एक लेख से उनके समझा जा सकता है जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस लेख का नाम है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये 1928 में कीर्ति में छपा था। कीर्ति के बारे में बता दूं कि गदर आंदोलन असफल होने के बाद गदर के कुछ नेताओं में, जिसमें सोहन सिंह जोश भी शामिल थे, उन लोगों ने मिलकर कीर्ति शुरू किया था। सोहन सिंह जोश की जो स्मृतियां हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि भगत सिंह कीर्ति में लिखा करते थे। उस लेख में वो लिखते हैं, 1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि यह सरबत को मिलाकर एक जगह काम करने नहीं देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक और सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। इसके पहले वो जवाहरलाल नेहरू को बाकायदा उद्धृत कर चुके हैं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू हमारे समय में पंजाब के नेताओं के लिए सबसे ज्यादा
प्रेरक व्यक्तित्व हैं। यानी भगत सिंह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने की बात कर रहे थे। वहीं अगर आप सावरकर का हिंदुत्व पढ़ेंगे तो वो धर्म आधारित राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ सावरकर हैं जो धर्म के आधार पर बंटवारे की बात करते हैं, जो 1937 में ये भी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं है, हिंदू अलग राष्ट्र है, मुसलमान अलग राष्ट्र है, और इस तरह से देश के बंटवारे की नींव रखते हैं। दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा बात करते हैं और नास्तिकता की हद तक जाते हुए मरने से कुछ दिन पहले एक लेख लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं। जाहिर है भगत सिंह सावरकर से प्रेरणा क्या लेंगे। काश 1937 के बाद ही सही सावरकर ने भगत सिंह से प्रेरणा ले ली होती, देश में हिंदू मुसलमान का नफरत का जो बीज उन्होंने बोया है वो ना बोया होता तो हमारे देश के लिए बहुत बेहतर स्थिति होती, शायद बंटवारा भी टाला जा सकता था। अंत में दोनों लोगों के बीच में अंतर क्या था ये मैं जरा पढ़ देना चाहता हूं। आप जानते हैं सावरकर ने 6 या 7 माफिया मांगी थी। वो माफिया ऑनलाइन अवेलेबल है, यहां तक कि विक्रम संपत साहब ने किताब तो उनकी तारीफ में लिखी, लेकिन वो माफिया हिंदी और अंग्रेजी में हर आदमी को अवेलेबल करा दी, कोई भी वहां से जाके पढ़ सकता है। पहले उस माफी का एक हिस्सा पढ़ लेते हैं। पूरी माफी आप मेरे किताब में भी पढ़ सकते हैं। अपनी किताब में मैंने जितने इनके क्षमा याचना पत्र हैं, इनके बड़े भाई गणेश जी के, इनकी पत्नी द्वारा लिखा हुआ, वो सब उपलब्ध करा दिए हैं। अभी मैं उसका एक हिस्सा पढ़ लेता हूं। मैं एकदम स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि गृह सचिव के कथन के विपरीत हम अराजकतावाद के वायरस नहीं हैं। जहां तक युद्धरत विचारधाराओं का प्रश्न है तो मैं क्रोप्टोकिन या टॉलस्टॉय के शांतिप्रिय और दार्शनिक अराजकतावाद में भी भरोसा नहीं रखता। और जहां तक मेरे अतीत के क्रांतिकारी कार्यों का प्रश्न है वह केवल अब क्षमा प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि वर्षों पहले मैंने अपनी याचिकाओं 1914-1918 में संविधान के प्रति अपना मंतव्य स्पष्ट किया था और मैं उस पर कायम हूं। जब श्री मोंटेग्यू द्वारा उसे तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से सुधार और उसके बाद घोषणा के प्रति मेरे विचार पुख्ता हुए हैं और हाल में मैंने संविधान विकास के दृढ़ तौर पर खड़े रहने के लिए सार्वजनिक रूप से अपना मत और तैयारी खुलकर स्वीकारी है। आगे वो लिखते हैं, मेरा मानना है कि प्रत्येक बुद्धिशाली भारत प्रेमी को भारत के हित में ब्रिटिश लोगों के साथ सदिच्छा और निष्ठापूर्वक सहयोग करना चाहिए। और अंत का तो आप जानते ही हैं कि हर पत्र के अंत में वो लिखते हैं, आपका सबसे आज्ञाकारी, आपका विनीत सेवक, आपके विनीत सेवक के अलावा मैं क्या हो सकता हूं, इस तरह की बातें। तो ये भाषा थी सावरकर के माफीनामे की। और इसके बरक्स रख लीजिए भगत सिंह को। भगत सिंह के पिता जो थे सरदार अजीत सिंह, जो कांग्रेस में सक्रिय थे, बाद में कांग्रेस से उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जीते भी थे। आप जानते हैं भगत सिंह के छोटे भाई भी कांग्रेस से यूपी से चुनाव जीते थे और मंत्री भी रहे थे। तो वो कोई भी अपने बेटे को फांसी पर चढ़ता तो नहीं देखना चाहता है, कितना भी वीर हो। तो वो एक बार कमजोर पड़े जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी और उन्होंने दया याचिका के लिए एक पत्र लिखा कि भगत सिंह को माफ कर दिया जाए। भगत सिंह अपने पिता से बहुत डरते थे। अगर जो उनकी भांजी वीरेंद्र संधू ने किताब लिखी है युगदृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह भरे बाजार में जूतों से पीटा था सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे को और भगत सिंह मुस्कुराते रहे थे, बहुत डरते थे अपने पिता से कभी बहस भी नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि माफीनामा लिखा है तो उन्होंने सरदार साहब को, अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। एक बार सावरकर की भाषा से, अंडमान में बैठकर लिखी हुई चिट्ठियों में सावरकर की भाषा से जरा सा तुलना कर लीजिए लाहौर की जेल में फांसी का इंतजार कर रहे भगत सिंह की चिट्ठी की भाषा जो वो अपने पिता को लिखते हैं। और ये पत्र मैं सीधे उनकी जो भांजी हैं वीरेंद्र संधू, जिन्होंने किताब लिखी है युगदृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, सीधे मैं उससे कोट कर देता हूं। वो लिखते हैं, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल को मेरे बचाव के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा है। यह समाचार इतना दुखदाई था कि मैं इसे शांत होकर सहन नहीं कर सकता।
आपका बेटा होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं एवं इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, पर इसके साथ ही मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ परामर्श किए बिना मेरे विषय में कोई प्रार्थना पत्र दिए जाने का अधिकार नहीं था। मुझे विश्वास है कि आपको यह बात याद होगी कि आप प्रारंभ से ही मुझे यह बात मना लेने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा समझदारी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक रूप से वहां उपस्थित करूं। यह बात भी आपकी जानकारी में है कि मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि समस्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी दशा में अदालत की अवहेलना एवं उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो कठोर से कठोर दंड दिया जाए वह उन्हें हंसते हंसते सहन करना चाहिए। मेरा जीवन उतना मूल्यवान नहीं है जितना आप समझते हैं। कम से कम मेरे लिए जीवन का इतना महत्व नहीं है कि इसे सिद्धांतों की अमूल्य निधि बलिदान करके बचाया जाए। इस भाषा में वो अपने पिता को लिख रहे हैं और लास्ट में ये भी लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि आपने अपना समस्त जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु इस महत्वपूर्ण घड़ी पर आपने ऐसी दुर्बलता क्यों दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं पाता। वो ये भी जानते हैं कि उनके पिता खुद देशभक्त हैं, जो कई बार जेल जा चुके, कई बार कई सारे कष्ट सह चुके, और उसके बावजूद जब उनके पिता उनके माफी के लिए, उनके बचाव के लिए पत्र लिखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ना केवल वो किशन सिंह जी को ये पत्र लिखते हैं, बल्कि उनसे कहते हैं कि ये पत्र उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में छपवा दिया जाए ताकि जनता को ये पता लग जाए कि भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी। भगत सिंह की इच्छा से, भगत सिंह से पूछकर सरदार किशन सिंह ने क्षमा याचना का पत्र नहीं लिखा। तो एक तरफ वो क्रांतिकारी है जो कहता है कि क्रांतिकारी का फर्ज है कि वो कोर्ट में अपना बचाव भी ना करे और बड़ा से बड़ा दंड झेल जाए। एक तरफ सावरकर हैं जिनको दंड मिलता है तो वो साथ साथ माफीनामे लिखते हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर भगत सिंह ने सावरकर से प्रेरणा ली होती तो वो अपने पिताजी को दया याचिका लिखने के लिए मना कर रहे होते, नाराज हो रहे होते उनसे, या फिर खुद बैठकर रोचक लुभावने शब्दों में अंग्रेजों से माफी मांग रहे होते। भगत सिंह ने सावरकर से प्रेरणा ली थी, उस सावरकर से जो 1909 के सावरकर हैं, 1909 के पहले के सावरकर हैं। 1909 के वो सावरकर जो अपनी किताब 1857 में मैजिनी का नाम लेते हैं, इटली का जो अराजकतावादी था। भगत सिंह भी मैजिनी के प्रशंसक थे, लेकिन 1909 में जेल जाने के बाद माफिया लिखने वाले, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाले सावरकर भगत सिंह की प्रेरणा न थे, न हो सकते हैं। भगत सिंह हमारे देश की शान है, जिन्होंने क्रांतिकारी मूल्यों के लिए अपना जीवन जिया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा बल दिया, और जब फांसी की सजा मिली तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इतनी सी बात करनी थी। सारी किताबों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सारी चीजें, किताबों के पेज नंबर, सारा कुछ आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाया ही मैंने। खुद पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए और समझिए कि क्या फर्क है भगत सिंह और सावरकर में, और वो कौन सी शर्म है जिसको सावरकर की तारीफ करने वाले भगत सिंह के पर्दे में छुपाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात होगी, और जो मैं हर बार कहता हूं वो दोहरा दूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि जो कुछ आप जानना चाहते थे वो सब आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जो आप कहना चाहते थे वही मैं कह रहा हूं, तो जुड़िए हमारे साथ, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोज जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक पहुंचाइए। आप हमारी ताकत हैं। हम न किसी से माफी मांगते हैं, न किसी से फंड लेते हैं। आपके सहारे, आपकी ताकत पर हम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया।